हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में। जानते हैं कि ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है। टॉपिक को सिलेक्ट करने का इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को इसके बारे में जानकारी हो, ताकि इस तरह के बच्चे को आप अच्छे से और पॉजिटिव तरीके से मैनेज कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट। वो जो बेसिक काम होते हैं, जो रूटीन वर्क होता है, एटलीस्ट वो अच्छे से कर सके। जानते हैं कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो जाता है। WHO की अगर माने तो हर 100 बच्चे में से एक बच्चे को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है वो चाइल्डहुड में पता चल जाता है, लेकिन ये डायग्नोस लेट स्टेज में किया जाता है। लेट स्टेज में इसका डायग्नोसिस पता चलता है। तो एबिलिटी होती है ऑटिस्टिक पर्सन की और जो नीड होती है वो धीरे धीरे पता चलता है। हर एक बच्चे को एक ही लेवल का ऑटिस्टिक डिसऑर्डर नहीं होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पूरी लाइफ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के साथ में जीना पड़ता है, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपने जो रूटीन वर्क है वो बराबर से कर पाते हैं। तो हर एक बच्चे को अलग अलग लेवल का ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है। ज़्यादातर जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं इनको सोशल कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। वो बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है, इंटरैक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उनको कोई काम दिया है, कोई वर्क दिया है, वो बराबर से अच्छे से वो कर नहीं पाते हैं। वो बराबर से काम को नहीं कर पाते हैं और उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। मतलब जो चीज़ आपको सिखाया जाता है, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, उसको आप बराबर से कर नहीं पाते हो। दूसरी चीज़ होता है कि इनको हैबिट होती है कि चीज़ें रिपीटेशन में करने की। सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है वो किस तरह से अफेक्टेड होता है। सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप इन बच्चों से बात करेंगे तो ये ज़्यादातर आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपसे आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस बहुत वीक दिखता है। वो लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपने आप को बताना, ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं। अपने आप को डिस्क्राइब करना, ये सब नहीं कर पाते। अब देखते हैं कि चाइल्डहुड में आप किस तरह से इन बच्चों को डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप जल्दी उनको पिक कर सकते हैं और उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उन थेरेपी में डाल सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो माइलस्टोन होते हैं, जैसे चलना, बोलना, दांत आना, ये सारी चीज़ें इन बच्चों की डिलेड होती है, लेट होती है, टाइम पर कभी भी नहीं होती। जो बच्चे हैं, जैसे आप इनको नाम से बुलाते हैं तो बच्चे जनरली रिस्पॉन्स करते हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है। ये बच्चों को अगर आप उनके नाम से बुलाएंगे तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ की ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे बच्चे सैड होते तो सैडनेस दिखता है, हैप्पी होते तो हैप्पी दिखता है, या फिर जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है उन बच्चों के चेहरे पर नहीं दिखाई देता। अगर आपने उनको कुछ गेम खेलने के लिए बोला तो वो बराबर से खेलेंगे नहीं, वो बराबर से फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अगर उनको एक टॉय दिया गया है तो वो टॉय को एक ही पैटर्न में खेलते जाएंगे। जैसे नॉर्मली बच्चे उनको कुछ ब्लॉक्स दिया तो वो ब्लॉक्स को कभी अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बट ये जो बच्चे होते हैं वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, और अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो दे विल नॉट लाइक इट। एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन में करने की इनकी हैबिट होती है। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल के, 1.5 साल के हो गए, तो आप उनको बाय बोलोगे तो आपके साथ में वो भी वैसे आपको बाय करेंगे, आपको स्माइल करेंगे, आपका शेक हैंड करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं करते हैं। ये जैसे आपके घर में गेस्ट आ गए, लोग आ गए, तो ये भागने लगते हैं, उनके साथ में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे।
ये गुमसुम से रहेंगे या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, एक जगह बैठेंगे ही नहीं, मतलब डिस्ट्रक्टिव टाइप के बच्चे होते हैं जो यहाँ से वहाँ तोड़फोड़ करना या खुद को नुकसान पहुँचाना, अपने सर को पटकना, अपने बाल को खींच लेना। अगर आप उनको कुछ करने के लिए जा रहे हो तो वो इतना इम्पल्सिव हो जाते हैं कि आपको धक्का मार देंगे। तो इस तरह की बहुत सारे चेंजेस बच्चों में देखे गए हैं, जो अगर आप अर्ली इनको पिक कर लेंगे तो इनका काफ़ी लाइक जो थेरेपीज वगैरह दिया जाता है, जो इनको ट्रीटमेंट दिया हद तक हेल्प हो जाता है बच्चों को ठीक करने में। ये बच्चों में और एक चीज़ होता है कि जैसे नॉर्मली अगर कोई बच्चे को कुछ चोट लग गई, कुछ कहीं या किसी ने उनको कुछ बोला, उनको बुरा लगा, तो अपने आकर अपने घर में बताएंगे। ये बच्चों को जो होता है हर्ट वगैरह फील नहीं होता, जैसे किसी दोस्त ने इनको कुछ बोल दिया, मार दिया, पीट दिया, तो उसका असर इनके ऊपर होता नहीं, इनको रियलाइज नहीं होता। और इन्होंने भी किसी को मार दिया तो किसी को कहाँ चोट लग गई, कितनी चोट लग गई, वो जो अवेयरनेस होता है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होता है इनमें। कोई बच्चा इनके साथ खेलने के लिए आ रहा है, इनको किसी के साथ खेलना है, इनके क्या इंटरेस्ट है, ये सही तरीके से इनको पता नहीं चलता है। और ये जो बच्चे होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ये एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते खुद को, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही जोन में रहते हैं। छोटे बच्चे डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, आकर आपको हग करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, बट ये बच्चे बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। अकेले अपने एक टॉय में खेलते रहेंगे, ज़्यादातर जो कार वगैरह होती है उसका जो व्हील होता है उसके साथ में, या जो मतलब कि जो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उस पर ध्यान देते रहेंगे और उसको ही रिपीटेशन में वो करते जाएंगे। बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो डिज़ायर्स है, अपनी जो चीज़ें हैं वह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो अपने थॉट प्रोसेस है वो एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एकेडमिकली ये पीछे हो जाते हैं, स्लो लर्नर हो जाते हैं, सीख नहीं पाते चीज़ों को। एडुकेशन इनका कहीं ना कहीं पीछे ये रह जाते हैं। तो ये जो होता है पेरेंट्स के लिए, इनके घर वालों के लिए, इनकी टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू डील विद दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रंस। ज़्यादातर वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहेंगे, एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे। आप उनको कितना भी मना करो उनको समझ नहीं आता है, एक तरह से उनको ऑब्सेशन होता है और वो चीज़ें रिपीटेशन में करने की एक हैबिट होती है। जनरली ये बच्चों की नीड डिस्टर्ब होती है, खाने पीने का जो चीज़ें हैं या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे या तो खाएंगे ही नहीं। तो इस तरह के काफ़ी चेंजेस इन बच्चों में दिखाई देते हैं। दूसरे बच्चों में मिंगल नहीं होते हैं, अपने आप एक कॉर्नर में अकेले पड़े रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्लास में टीचर को सिखा रही है, उनका ध्यान वहाँ पर होगा ही नहीं, वो उनके दिमाग में कुछ और ही चलते रहेगा। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें इन बच्चों में दिखाई देती है, जैसे ये बच्चे जो होते हैं बहुत इनको एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बच्चे डिप्रेशन में इजीली चले जाते हैं, ये बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, लेटर्स बराबर से लिख नहीं पाते हैं, वर्ड्स को बराबर से फॉर्म नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम, एंजाइटी प्रॉब्लम, एडीएचडी की प्रॉब्लम जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है, एडीएचडी की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। मैंने अपने काफ़ी सेशंस में डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी इनके बारे में बात किया, तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाए। और अभी जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी बात करूँ तो ज़्यादातर जेनेटिक कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से इन बच्चों में ऑटिस्टिज्म हो जाता है। मदर अगर बहुत सारे ड्रग्स वगैरह ले रही है, कुछ और मेडिकेशंस ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के एबनॉर्मलिटीज़ बच्चों में देखी गई है। या फिर अगर पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है, वो लेट एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जैसे 40 इयर्स 45 इयर्स में प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर उनका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो सेकेंड वाले
बच्चे का भी ऑटिस्टिक होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसको सिम्टम्स के थ्रू ही डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जितना आपको इस बीमारी के प्रति जानकारी होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको पिक किया जा सकता है, इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट एज सच देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। अलग अलग थेरेपीज हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग स्किल है जो बच्चों को स्कूल वगैरह में उनके पेरेंट्स को सिखाई जाती है, जिसकी हेल्प से आप इन बच्चे के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। आप बोलो कि 100% किसी बच्चे का ऑटिस्टिज्म खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अलग अलग बच्चे को अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे कोप अप कर लेते हैं, कुछ बच्चे पूरी लाइफ ऑटिस्टिज्म के साथ में जीते हैं। लेकिन बहुत सारी थेरेपीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी स्किल है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा कि उनका जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हाइपर एक्टिवनेस है, जो उनका इम्पेशेंटनेस है, उनका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैंने रिड्यूस होते हुए देखा है पेशेंट्स में। थेरेपी के साथ में आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।